नमस्कार दोस्तों, डेमोक्रेटिक चरखा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा। आज हम बात करेंगे यूएपीए के बारे में। इंडिया में ऐसे कई एक्ट हैं जो बनाए तो गए थे लॉ एंड ऑर्डर को रेगुलेट कराने के लिए, उसको अच्छे से स्मूथली रन करने के लिए, बट उसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता है। उन एक्ट्स में से एक है यूएपीए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये मैं वीडियो में आगे चलकर बताऊँगी। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यूएपीए है क्या। यूएपीए ये 1967 में पारित हुआ था। ये एक्ट डील करता है टेररिस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से। इसका काम है कि देश में किसी भी प्रकार का संगठन या कोई इंडिविजुअल अगर किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित है तो उस पर प्रोहिबिट करना, उसको कंट्रोल करना, उस पे कार्रवाई करना, इस लॉ के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। 1967 के एक्ट के अनुसार कोई भी संगठन, किसी भी तरह का संगठन अगर किसी भी तरह के आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित है, उसे सपोर्ट करता है या उस गतिविधियों को प्रमोट करता है, तो भारत सरकार के पास ये पूरा राइट बनता है कि वो उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। हालांकि अगर कोई इंडिविजुअल पे केस किया जाता है तो वो उस 1967 के एक्ट के अनुसार उसको कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति इस संगठन से सम्मिलित है, बट उसे स्पेसिफिकली उस इंडिविजुअल को, उस व्यक्ति को टेररिस्ट नहीं करार दिया जाता। इस एक्ट में टाइम टू टाइम काफ़ी अमेंडमेंट किए गए। इसका हालिया अमेंडमेंट जो जुलाई अगस्त 2019 में किया गया, उसमें ये प्रोविज़न दे दिया गया कि अब जो ये एक्ट है वो इंडिविजुअल पे भी लगाया जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी भी तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे प्रमोट कर रहा है, तो उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, उसे टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा। इसमें कुछ और चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, एनआईए पहले सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों पे काम करती थी, आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ काम करती थी, उस पे वो काम करती थी। अब इसके बाद वो साइबर क्राइम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दों पर भी जांच कर सकती है। और एनआईए को ये परमिशन दे दी गई कि वो भारत से बाहर जांच करने जा सकती है, भारत के बाहर भी काम कर सकती है जांच करना, बशर्ते अगर उस पर्टिकुलर केस में जो भारतीय है, कोई भारतीय सम्मिलित हो। तो ये जो एक पूरा एक्ट है वो डिफ़ाइन करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को भी, जिसमें आता है कि बोले गए शब्द, जैसे कि कोई अनलॉफुल शब्द या बोली या फिर साइन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर ये दर्शाता है कि इंडिया के किसी भी हिस्से में अलगाव लाने के बारे में या अलगाव होने के बारे में समर्थन किया जा रहा है या उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर किसी भी हिस्से में अप्रभाव की स्थिति पैदा की जा रही है, तो वो जो व्यक्ति है या वो जो संगठन है उसे इस लॉ के अंदर सज़ा मिलेगी। तो अभी जो ये वर्ड है अप्रभाव पैदा करना, इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से इस लॉ में लूप होल्स हैं। अगर एक तरह से मतलब ये डेफिनेशन नहीं दी गई है कि कौन टेररिस्ट कहा जा सकता है और कौन टेररिस्ट नहीं कहा जा सकता, मतलब क्या एक्टिविटी पर्टिकुलरली टेररिज्म है। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ्रीली ये अधिकार मिल गया है कि वो किसी इंडिविजुअल को, अगर उन्हें लगता है, क्योंकि डेफिनेशन वो डिसाइड करेंगे, तो अगर उन्हें लगता है कि ये एक टेरर एक्टिविटीज़ है, तो वो उनको उस ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकते हैं, या फिर अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसे आतंकी घोषित किया जा सकता है। यूएपीए को काफ़ी स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट एक्ट माना जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण ये कि इसका जो बेल का प्रोविज़न है पूरा, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है।
वो डिफ़िकल्ट होता है और आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर दूसरा यूएपीए अगर आप पे लगा है तो आपको कस्टडी में 180 दिन के लिए रखा जा सकता है बिना चार्जशीट के। तीसरा, जिस पर ये एक्ट लगाया गया वो बेल उनकी खारिज होने की जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न ये हो जाता है कि एक वर्ड है यहाँ पे प्राइमा फेसिस, जिसका मतलब होता है कि पहले से ही ये मान लेना, जो पहला आपका जो इम्प्रेशन है वही ये है कि आप ही दोषी हैं। नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है कि आप पे अगर कोई मतलब आप पे कोई एक्यूजेशन लगा तो फिर आप पहले अक्यूज़ होते हैं, आपका अपराध सिद्ध होने से पहले आप अक्यूज़ होते हैं, गिल्टी नहीं होते। बट यूएपीए लगने के बाद आप सीधा गिल्टी होते हैं, मतलब आप दोषी होते हैं। तो ये जो एक प्राइमा फेसिस है जो कि इस पूरे केस में कोर्ट में लगाया जाता है, और जो कोर्ट है वो आपको उसी नज़र से देखती है, जिसकी वजह से आपका बेल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। दूसरा ये हो जाता है कि चार्जशीट दायर होने के बाद जो कोर्ट का जो प्राइमा फेसिस है जिसके बिलीफ पर वो होता है, तो आपका जो बेल है वो मिलना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। चार्जशीट के बाद वाला जो प्राइमा फेसिस है उसमें आप जो कह रहे हैं उसको कोर्ट सुनता भी नहीं है, मतलब कोर्ट आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं। जो सारी चीज़ें हैं और जो बेसिकली ये प्राइमा फेसिस वाली चीज़ है कि आप सीधा गिल्टी हो जाते हैं ये लगने के बाद, ये इस पूरे के पूरे जो एक्ट को बहुत ज़्यादा रिजिड और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव बनाता है, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी आलोचना भी की गई है। और 2019 में जब ये एक्ट में प्रोविज़न अमेंडमेंट लाने की बात की गई थी कि इंडिविजुअल्स को भी आप टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं अगर वो किसी भी तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब उस टाइम काफ़ी आलोचना भी हुई थी इस चीज़ को लेके कि काफ़ी इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो कि इसके शिकार हो सकते हैं इन अ नेगेटिव वे, उन पर ये एक्ट इन अ नेगेटिव वे लगाया जा सकता है, मतलब कि इसका मिसयूज़ हो सकता है। इस पर काफ़ी आलोचना भी की गई थी। यूएपीए क्या है, इसकी मोटा माटी इन्फॉर्मेशन मैंने सरल भाषा में आपको दे दी। अब मैं आपको बताऊँ कि यूएपीए जो मैंने शुरुआत में कहा था कि उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, वैसा मैंने क्यों कहा था। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो रीसेंट पास्ट है उसमें जो ये यूएपीए का प्रोविज़न है उसको उन लोगों के अगेंस्ट यूज़ किया गया है जिन्होंने सरकार या सरकार की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, हाईली क्रिटिसाइज़ किया है, एक बड़े पैमाने पे क्रिटिसाइज़ किया। ये वही लोग हैं जो कि मार्जिनलाइज लोगों के लिए या फिर माइनॉरिटीज़ के लिए, डिप्राइव्ड जो हमारी कम्युनिटी है इंडिया में, उनको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उनके लिए काम करते हैं। इनमें से मैक्सिमम एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और स्टूडेंट लीडर्स हैं। अब मैं आपको कुछ चुनिंदा नाम बताऊंगी जिनकी वजह से ये कहा जाता है, जिनको लेकर ये कहा जाता है कि यूएपीए का मिसयूज़ किया जा रहा है। ये कुछ डिस्टर्बिंग नाम हैं जिनमें से हैं सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबड़े और वरवरा राव। इन तीनों को भीमा कोरेगांव के इंसिडेंट में यूएपीए लगा दिया गया, ये अब भी जेल में है। इन तीनों ने माइनॉरिटीज़ के लिए, डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ के लिए काफ़ी काम किया है। कश्मीर से जो 2 जर्नलिस्ट हैं उन पर ये लगाया गया है, उनमें से गौहर गिलानी हैं जो कि एक ऑथर हैं कश्मीरी और जर्नलिस्ट भी हैं, आशिक पीरज़ादा जो कि द हिंदू के रिपोर्टर हैं, मसरत जहरा जानी मानी रिनाउंड फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, उन पर भी ये यूएपीए लगा दिया गया। उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उन पर ये यूएपीए लगा दिया गया। कांग्रेस की म्युनिसिपल काउंसिलर रह चुकी हैं, उन पर भी यूएपीए लगा दिया गया। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली सीए प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था दिवांगना और नताशा नरवाल, इन दोनों पर भी यूएपीए लगाने के बाद ये अभी फ़िलहाल जेल में हैं। ये पिंजरा तोड़ की एक्टिविस्ट हैं और जेएनयू की स्टूडेंट्स भी। इसमें एक नाम और आता है सफूरा जरगर पे भी
UAPA लगा दिया गया। हालांकि वो फ़िलहाल ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उनको बेल मिली है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इसमें नया नाम एक जुड़ता है, वो है उमर खालिद का। उमर खालिद को अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, ये कहकर ये उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो दिल्ली राइट्स था वो पूरा राइट्स प्लान किया था। इस पूरे मामले में जो कहा जा रहा है, जो मैं स्पेसिफ़िकली अभी उमर खालिद के मामले में बात करूंगी। उमर खालिद के मामले में स्पेसिफ़िकली जो कहा जा रहा है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। उनका भड़काऊ भाषण की जो भड़काऊ भाषण है वो देशद्रोह माना गया, और वो माना गया कि एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, वो कम्युनिटी को भड़का रहे हैं, और वो जो दिल्ली राइट्स थे वो उसके मास्टरमाइंड है। उन्होंने वो पूरी प्लानिंग की थी जिसकी वजह से उन पर ये धारा लगाई गई है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम आपको बता दें कि जो प्रशांत भूषण हैं, जाने माने वकील हैं, जिन पर अभी रिसेंटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हुआ था, उन्होंने अपने एक दिवायर के इंटरव्यू में साफ कहा कि जो ये उमर खालिद हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का भड़काऊ भाषण नहीं दिया। बावजूद इसके उन पर ये UAPA की धारा लगा दी गई। उनके जो उनका भाषण था उसके कुछ सेकंड्स के पार्ट को कट करके ये चीज़ दिखाई गई कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, जबकि उन्होंने पूरे भाषण में यही कहा था कि वो अहिंसा का साथ लेके लड़ाई करेंगे। और अभी उसके बावजूद उनको ये सज़ा सुनाई गई और वो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हाँ, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि UAPA जब इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट घोषित कर सकता है तो क्या हर वो इंडिविजुअल जो सरकार के प्रोविजंस को, सरकार के डिसीजंस को, पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करेगा किसी भी तरीके से, भले वो साइलेंट प्रोटेस्ट क्यों ना हो, अहिंसा वाला प्रोटेस्ट क्यों ना हो, उन पे ये UAPA की धारा लग सकती है। आज ये उमर खालिद पे लगी है, कल को ये मुझ पर या आप पे जो भी इसके खिलाफ बोले उन पर ये धारा लगाई जा सकती है। इस जो ये एक्ट है इसका एक रेगुलेशन नहीं है कि कब ये कहाँ लगाई जाए, किस पर लगाई जा सकती है। ये हर उस इंसान पे जो कि सरकार के खिलाफ को आवाज़ उठा रहा है उस पर ही लगाई जा रही है, जिसकी वजह से ये जो एक लॉ है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है, या कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस पर विवाद हो रहे हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए इजाज़त चाहूँगी। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका यह मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। दिल्ली दंगों के जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है उसमें वो दंगाइयों को नहीं पकड़ रहे हैं, उन्होंने खुलेआम दंगा किया, दंगा भड़काया, पुलिस की मौजूदगी में भड़काया, टीवी कैमरा के सामने भड़काया। हम सबने देखा। उन पर FIR दूर की बात, उनको एक बार दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी नहीं बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के आलोचक हैं, जो सरकार की नीतियों का और खासतौर से CA कानून का विरोध कर रहे थे, NRC का विरोध कर रहे थे, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कोई सबूत नहीं है उनके पास। कई सारे छात्र नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई महीने से मुझको भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठे झूठे बयान चलाते रहते हैं टीवी पे। पहले मेरी एक स्पीच जो 17 मिनट की स्पीच थी उसमें से 20-30 सेकंड निकाल के उसको वायरल किया गया और बताया गया कि ये दंगे की साजिश है, कि मैंने लोगों को बोला कि सड़कों पर आके विरोध प्रदर्शन करें। जब मैंने वो पूरी 17 मिनट की स्पीच अपलोड कर दी, जिस स्पीच में मैं दंगा और हिंसा तो दूर की बात, मैं सत्याग्रह और अहिंसा, गांधी के संदेश की बात कर रहा था, तो अब वो मेरे खिलाफ और नए नए झूठे बयान टीवी में चलाते हैं, मीडिया में चलाते हैं। लोगों से झूठी गवाही देने को मजबूर किया जा रहा है, उनको डरा धमका के पुलिस द्वारा, और कोशिश करी जा रही है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है आज उसको जेल के पीछे बंद कर दिया जाए। क्या खता है मेरी? क्या ये खता है मेरी कि मैं बोलता हूं कि देश जितना आपका उतना मेरा भी है? ये हमारा हिंदुस्तान जो खूबसूरत देश है, यहाँ इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इतने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे लोग कानून के सामने, संविधान के सामने बराबर है। आज इसको बदलने की कोशिश करी जा रही है, आज हमको बांटने की कोशिश करी जा रही है, और इस बांटने की राजनीति के खिलाफ जो बोलता है
उसको डरा धमका के जेल के पीछे बंद करके उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश करी जा रही है। वो हमको डरा रहे हैं, लेकिन वो साथ में आपको भी डरा रहे हैं। वो हमारी आवाज को बंद कर रहे हैं, हमको कैद कर रहे हैं जेलों के पीछे, लेकिन आपको भी झूठ के अंदर कैद करना चाहते हैं, आपको डरा के चुप करा देना चाहते हैं। बस एक अपील करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, डरिए मत, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। जिन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं उन लोगों की रिहाई की मांग कीजिए, हर जुल्म के खिलाफ बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।